अगली सुबह धनंजय की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने धरा का चेहरा था। धरा सोफे पर सो रही थी, जिसे देखकर धनंजय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। धनंजय अपने बेड से उठा, धरा के पास गया। उसने धरा के माथे को चूम लिया और फिर अंगड़ाई लेता हुआ बालकनी में आ गया। जैसे उसने बालकनी में खड़े होकर गार्डन की तरफ नजर घुमाई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि गार्डन में बहुत सारी चहल पहल थी। बहुत सारी लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। धनंजय को पहली बार अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों को मलकर देखा, लेकिन सच में दीवान महल के गार्डन में बहुत सारी लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी थी। उन लड़कियों में से बहुत सारी 18-19 साल की भी थी और कुछ 30-35 साल की और कुछ 40 साल के आसपास की भी थी। कुछ बहुत सुंदर थी, कुछ गोरी थी, कुछ सांवली थी, कुछ बहुत ज्यादा स्टाइल मार रही थी और कुछ बहुत ज्यादा सिंपल थी। धनंजय को समझते देर नहीं लगी कि आज उसकी नई माँ का इंटरव्यू है। धनंजय ने उन सबको देखा और अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और तभी चटाक की आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर धरा की आंख खुल गई। धरा भी सोफे से उठकर बालकनी की ओर गई और उसकी नजरें भी गार्डन पर पड़ी। धरा की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट। धनंजय ने धरा को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या बात है, लगता है देव की तरह तुम भी अपनी सासू माँ के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और धनंजय ने इरिटेट होकर ना में और फिर जल्दी से निकलकर नीचे हॉल में चला गया। धनंजय ने हाल के मेनन गेट की तरफ देखा तो बहुत सारी औरतें खड़ी थी, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड रोक रहे थे। वह सारी औरतें अंदर आना चाहती थी इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे तैसे उन्हें रोक कर रखा था। तभी अंगद और यज्ञ भी वहां आ गए। उन दोनों की आंखें भी हैरानी से फैल गई। तीनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंगद ने कहा, अंडरस्को, लगता है आज तो नई माँ का सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तभी देव और राजेश्वर जी तैयार होकर हाल में आए। देव तो पहले ही बहुत स्मार्ट था, उसने राजेश्वर जी को भी बहुत अच्छे से तैयार किया था। देव ने सबके सामने जानबूझकर राजेश्वर जी के कान के नीचे काला टीका लगाते हुए कहा, अंडरस्को, मामा जी किसी की नजर न लग जाए, लेकिन आज तो आप अक्षय कुमार को भी फेल कर रहे हो। देव की बात सुनकर राजेश्वर जी शर्मा गए। वहीं तीनों भाइयों की तो आंखें और ऑलमोस्ट बाहर आने के लिए तैयार थी। यज्ञ ने हल्का सा अंगद को हाथ लगाया और अंगद ने धनंजय को। धनंजय ने राजेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, पापा ये सब क्या हो रहा है? ये इतनी सारी औरतें, अरे औरतें तो छोड़ो, इनमें तो छोटी छोटी लड़कियां भी है। राजेश्वर जी ने धनंजय की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड को कहा, अंडरस्को, जितनी भी कैंडिडेट 40 से नीचे है, वे इस जॉब में सेलेक्ट नहीं होगी, तो प्लीज उन सबको जाने के लिए कह दो। तीनों भाई एक साथ बोले, अंडरस्को, कैंडिडेट। वहीं उन सारी औरतों में से आधी से ज्यादा औरतें निराश होकर जा रही थी। लेकिन इतनी औरतें जाने के बाद भी 50 औरतें बची थी। देव ने राजेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, सोच क्या रहे हो? मामा जी, चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। राजेश्वर जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने फिर तीनों भाइयों को देखकर कहा, अंडरस्को, अब तुम तीनों क्या मुंह देखते रहोगे? इंटरव्यू नहीं लोगे? धनंजय ने कहा, अंडरस्को, नहीं, पापा को जो पसंद है उनसे शादी कर सकते हैं। राजेश्वर जी स्टाइल में अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर चढ़ाते हुए बोले, अंडरस्को, अगर तुम तीनों इस इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए तो मैं तुम तीनों को शादी का सच नहीं बताऊंगा। राजेश्वर जी ने फिर यज्ञ की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, और तुम्हारी शादी यामिनी से नहीं करूंगा। अब तो तीनों ही अंदर सुलग रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। आखिर धनंजय ने कहा, अंडरस्को, ठीक है, हम तीनों भी इस इंटरव्यू को लेने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए कि इंटरव्यू होने के बाद आप मुझे और अंगद को उसकी शादी का सच बताएंगे। राजेश्वर जी हंसकर बोले, अंडरस्को, ऐसे कैसे सच बता दूंगा? लेकिन चलो, तुम दोनों को एक ऐसी बात जरूर बताऊंगा जो तुम्हारी शादी से जुड़ी हुई होगी। अंगद ने धनंजय की तरफ देखा और धनंजय ने अंगद की तरफ, और दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर पांचों इंटरव्यू लेने के लिए हाल में एक बड़ी सी चेयर पर बैठ गए। सब ऐसे बैठे थे जैसे आईएएस के पद का इंटरव्यू ले रहे हैं। अंगद, धनंजय और यज्ञ तीनों को इस अजीब से इंटरव्यू को लेने में बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने तो कभी अपनी कंपनी में भी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था, लेकिन आज उन्हें इस इंटरव्यू में मजबूरन शामिल होना पड़ रहा था। तीनों ही सुलगती हुई आंखों से देव को देख रहे थे। वही देव ने तीनों को देखकर आंख मार दी। सबसे पहले एक औरत आई।
जिसकी उम्र 40-42 के आसपास की होगी, लेकिन उसने औरत बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। सबसे पहले देव ने पूछा, अंडस्को, आपको कोई इतराज तो नहीं कि आप इन 3 मुस्टंडे लड़कों की मां बनने जा रही हैं? वो औरत स्टाइल मारते हुए बोली, अंडस्को, मुझे क्यों इतराज होगा? बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं 3 बड़े बड़े लड़कों की मां बन जाऊंगी। ये बात बोलते हुए वह औरत बहुत ही गंदी नजरों से धनंजय को देख रही थी। धनंजय ने अपनी बोए सिकुड़ते हुए बोला, अंडस्को, सॉरी, हम आपको अपनी माँ ही बना सकते, आप यहाँ से जा सकती हैं। वह औरत खड़ी हुई और मुंह बनाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही देव की हंसी छूट गई और तीनों भाइयों को गुस्सा आ गया। एक और औरत जाकर उन पांचों के सामने बैठी, तो अगद ने उससे पूछा, अंडस्को, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? वह औरत पूरे अभियान से बोली, अंडस्को, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने कुकिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है। मुझे स्टिचिंग करनी भी आती है। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स भी किया हुआ है। मैंने इंग्लिश में एमए भी किया हुआ है। मुझे पढ़ाई, बुनाई, सिलाई, धुलाई सब कुछ आता है। आगद ने उस औरत की तरफ हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, हमें माँ चाहिए, चलती फिरती डिग्री नहीं। आप जा सकती हैं। वह औरत ही मुंह बनाकर वहां से चली गई। तीसरी औरत आई, वह भी पोंचो के सामने बैठ गई। यज्ञ ने उसे देखकर कहा, अंडस्को, आपको खाना बनाना आता है? उस औरत ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को, इतने बड़े घर में क्या नौकर खाना नहीं बनाते? तुम्हें माँ चाहिए या नौकरानी? मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे लगा मिस्टर राजेश्वर दीवान जी अपने लिए बीवी ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगता है आप तीनों को तो एक नौकरानी चाहिए। सॉरी, मैं खुद इस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। ये कहकर वह औरत मटक कर वहां से चली गई। उसके जाते ही तीनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। वही हंसी तो देव और राजेश्वर जी को भी आ गई। धीरे धीरे उन्होंने कम से कम 40 इंटरव्यू ले लिए, लेकिन कोई भी औरत उन्हें सही नहीं लग रही थी। अब देव और राजेश्वर जी कुछ नहीं कर रहे थे। वह तो आराम से चेयर पर बैठे हुए थे। वही तीनों भाई पूरा इंटरेस्ट लेकर अपनी नई माँ का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्हें जहां भी कुछ गड़बड़ लगती वह कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते। देव तो आराम से अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। वही राजेश्वर जी भी अपनी कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे थे और वह तीनों भाई इंटरव्यू ले लेकर परेशान हो गए थे। सुबह से रात हो गई, लेकिन उन्हें एक भी औरत अपने पापा के लिए सही नहीं लगी। जब सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया, तो तीनों भाई थक कर बैठ गए। धनंजय ने गार्ड को देखकर कहा, अंडस्को, कोई बचा है क्या? गार्ड ने ना में गर्दन हिला दी। धनंजय चेयर पर पीछे की ओर पसारता हुआ बोला, अंडस्को, देव, आज के लिए बहुत हुआ, बाकी कल देख लेंगे। तभी एक और गार्ड अंदर जाकर बोला, अंडस्को, सर, एक कैंडिडेट रह गया, बाहर ही खड़ी है, बुला दूं? धनंजय अब तक अपनी आंखें बंद कर चुका था। उसने कहा, अंडस्को, नहीं, उसे कह दो कल आ जाए। इतने में अगद बोला, अंडस्को, भैया इतने इंटरव्यू ले लिए, एक और सही, उन्हें भी बुला लो। धनंजय ने कहा, अंडस्को, ठीक है, तो तुम ही ले लो, मुझे कुछ नहीं पूछना। आगद ने गार्ड को उस औरत को अंदर आने के लिए कह दिया। वही धनंजय तो आंखें बंद किए हुए चेयर पर लेटा था। यज्ञ ने भी अपना चेहरा टेबल पर रखा हुआ था, क्योंकि वह भी बहुत थक गया था। और तभी एक 45 साल की औरत, जिसने क्रीम कलर की कॉटन की एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, चेहरे पर तेज था, आंखों में काजल लगाया हुआ था, माथे पर रेड कलर की गोल बिंदी लगाई हुई थी, कानों में मीडियम साइज की बालियां थी, हाथों में एक एक कंगन था। दिखने में बिल्कुल इंडियन ब्यूटी और इंडियन माँ जैसी ही लग रही थी। होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी का भी दिल जीत ले। वह औरत अंदर आई। आगत कुछ सेकंड तक उस औरत को ही देखता रहा। उस औरत के चेहरे पर सकारात्मक चमक थी, जिसे देखकर आगत के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आगत ने कहा, अंडस्को, बैठिए। वह औरत बैठ गई। राजेश्वर जी का ध्यान भी अपनी धार्मिक किताब पढ़ने में था। उन्होंने एक नजर भी उसे औरत को नहीं देखा। वही देव, वह भी उस औरत को नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी, जिसका साफ मतलब था कि वह औरत सेलेक्ट हो चुकी है। आगत ने पूछा, अंडस्को, आपका नाम क्या है? उस औरत ने बहुत मीठी सी आवाज में कहा, अंडस्को, तुम अपनी माँ को नाम से बुलाओगे? आगत चुप हो गया, लेकिन उस औरत के जवाब से आगत इम्प्रेस हो गया था। आगत ने पूछा, अंडस्को, आपको खाना बनाना आता है? उस औरत ने प्यार से जवाब दिया, अंडस्को, हाँ, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन बहुत सारी डिफरेंट डिशेस बनानी नहीं आती।
पर जो भी बनाना आता है उसे प्यार से बनाकर खिला दूंगी। अंगद उस औरत के दूसरे सवाल से भी इम्प्रेस हो गया। दूसरे जवाब से यज्ञ ने भी अपना चेहरा उठाकर उस औरत को देखा तो यज्ञ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। यज्ञ ने तीसरा सवाल किया, अंडस्को, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप मेरे पापा से शादी कर रही हैं? मतलब हम पहले ही 3 भाई और एक छोटा सा बच्चा भी है इस घर में। आप जॉइंट फैमिली में रह तो लेंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिनों बाद आप पापा को लेकर हमसे अलग हो जाए? उस औरत ने कहा, अंडस्को, बेटा, मैं जिस उम्र में हूँ उसे उम्र में अलग रहने की इच्छा नहीं होती, बल्कि अपने परिवार को एक साथ देखने की इच्छा होती है। मैं तुम सबको साथ में देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारे पापा के साथ मिलकर तुम तीनों के ऑफिस से घर आने का इंतजार करूंगी। फिर हम सब मिलकर शाम की चाय साथ में पियेंगे, बातें करेंगे, एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। हाँ, कभी कभी तुम्हारी बीवियों पर सास बनकर हुक्म चलाऊंगी। उस औरत ने कहा, अंडस्को, बेटा, मैं जिस उम्र में हूँ उसे उम्र में अलग रहने की इच्छा नहीं होती, बल्कि अपने परिवार को एक साथ देखने की इच्छा होती है। मैं तुम सबको साथ में देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारे पापा के साथ मिलकर तुम तीनों के ऑफिस से घर आने का इंतजार करूंगी। फिर हम सब मिलकर शाम की चाय साथ में पियेंगे, बातें करेंगे, एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। हाँ, कभी कभी तुम्हारी बीवियों पर सास बनकर हुक्म चलाऊंगी। यज्ञ ने एक और सवाल पूछा, अंडस्को, आप शादीशुदा है? मतलब आप डाइवोर्सी या आपके हस्बैंड? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका स्टेटस क्या है। आप मुझे गलत मत समझना, पर मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में। मतलब आप इतनी खूबसूरत है तो अब तक सिंगल तो नहीं रही होगी? उस औरत ने कहा, अंडस्को, मैं सिंगल ही हूँ। आज से करीब 25 साल पहले मेरी शादी किसी से पक्की हो गई थी। मैं उस शादी को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन फिर एक दुर्घटना हो गई और मेरी शादी नहीं हुई। उसके बाद मैंने शादी नहीं की। ये सुनते ही राजेश्वर जी ने उस औरत की तरफ देखा और राजेश्वर जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके मुंह से धीरे से निकला, अंडस्को, आराधना। ये सुनकर धनंजय ने भी आंखें खोल ली और उस औरत को देखने लगा। वह औरत सच में बहुत प्रभावशाली थी। धनंजय भी कुछ सेकंड तक उस औरत को ही देखता रहा। सच में एकदम इंडियन मॉम लग रही थी। धनंजय ने कहा, अंडस्को, देखिए, एक आखिरी सवाल। अंडस्को, आपकी ये शादी क्यों करना चाहती है? मतलब जब आपने 25 साल अकेले गुजार लिए तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? धनंजय का सवाल सुनकर आराधना राजेश्वर जी की तरफ देखने लगी। वही राजेश्वर जी तो जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी चेयर से उठे और वहां से चले गए। उनके जाते ही देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वही यज्ञ ने अंगद के कान में कहा, अंडस्को, पापा शर्मा गए। यज्ञ की बात सुनकर अंगद ने हैरानी से यज्ञ को देखा। यज्ञ ने कंधे उचका कर कहा, अंडस्को, मुझे देखने से क्या होगा? तुम ही देखो, अब हम सच में नई माँ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पापा तो उठकर चले गए, जबकि नई माँ तो पापा के लिए ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना। लगता है पापा भी शर्मा गए। धनंजय ने आराधना जी की तरफ देखकर एक बार फिर पूछा, अंडस्को, बताए ना, अब आप इस उम्र में शादी क्यों करना चाहती हैं? आराधना जी ने धनंजय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, आपके पिताजी भी तो इस उम्र में शादी कर रहे हैं। क्या आपने ये सवाल अपने पिताजी से नहीं पूछा? तभी यज्ञ ने धीरे से कहा, अंडस्को, पिताजी तो जा चुके। अंगद ने धनंजय की बातों को पानी देते हुए कहा, अंडस्को, बताए ना, आप इस उम्र में शादी क्यों करना चाहती है? अब आराधना जी बोली, अंडस्को, इस बात के दो जवाब है। अगर दिमाग से जवाब दूं, तो इतने अमीर घर में कौन शादी करके नहीं आना चाहेगा? आप सब ने भी देखा कि 18-19 साल की लड़कियां भी गार्डन में इस घर की बहू बनने का इंतजार कर रही थी। इतना अमीर परिवार, इतने पैसे वाले लोग, भला मुझे कहाँ मिलेंगे? वैसे भी मेरी एक जरूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए और यहाँ मेरी सारी जरूर आराम से पूरी हो जाएगी। शायद मुझे वह जरूरत यहाँ बताने की जरूरत भी ना पड़े और आप सब मेरी जरूरत मेरे बिना बताए पूरी कर दे। और दूसरा जवाब, धनंजय ने आराधना जी की बात खत्म होते ही कहा। आराधना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, दूसरा जवाब यह है, समझ लो 25 साल से तुम्हारे पापा जैसा कोई मिला ही नहीं जिसके साथ में अपना सुख दुख बांट लूं। ये सुनते ही कहीं ना कहीं तीनों भाइयों को बहुत सारी संतुष्टि हुई और तीनों के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और धनंजय ने कहा, अंडस्को, अब आप बताइए, शादी कब करनी है? ये सुनते ही आराधना जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
लेकिन फिर वह अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने दोनों हाथों को मिलाकर बोली, अंडस्को, लेकिन बेटा मेरी भी एक शर्त है। तीनों भाई हैरानी से आराधना जी को देखने लगे। धनंजय ने पूछा, अंडस्को, क्या शर्त है आपकी? अगर हमारे हाथ में हुआ तो हम आपकी शर्त पूरी कर देंगे। आराधना ने कहा, अंडस्को, हाथ में तो तुम्हारे ही है, बस तुम्हें अपने दिल में किसी को जगह देनी होगी। अगर मैं तुम तीनों को अपने दिल में जगह दे सकती हूँ, तो तुम्हें भी मेरी बेटी को अपनी बहन मानना होगा और उसे अपने दिल में थोड़ी सी जगह देनी होगी। ये सुनते ही तीनों की आंखें खुली रह गई। धनंजय और अंगद ने कहा, अंडस्को, आपकी बेटी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप 25 साल से अकेली हैं और आपकी शादी नहीं हुई थी। आराधना जी ने यह बात की पुष्टि नहीं की कि उन्होंने शादी की है या नहीं, लेकिन धनंजय की बातों का जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, वह बेटी मेरी सगी बेटी नहीं है, बल्कि उसे तो मैंने गोद लिया है। अगर आप सब मेरी गोद ली हुई बेटी को स्वीकार करते हैं, तो मुझे आपके पापा से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। तीनों फिर से एक दूसरे को देखने लगे और फिर धनंजय ने कहा, अंडस्को, ठीक है, हमें आपकी बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह हमारे साथ रह सकती है। इस पर आराधना जी ने कहा, अंडस्को, सिर्फ रहना नहीं है, उसे बहन भी मानना है, उसके हाथों से अपनी कलाई पर राखी भी बंधवानी है और उसकी रक्षा का वचन भी देना है। तीनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। आराधना जी ने कहा, अंडस्को, ठीक है, तो मैं चलती हूँ, कल अपनी बेटी के साथ यहाँ आ जाऊंगी। धनंजय ने हाँ में गर्दन हिला दी और आराधना जी दीवान महल से चली गई। वही राजेश्वर जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। वह एक पुरानी सी एल्बम देख रहे थे। उस एल्बम को देखकर राजेश्वर जी बहुत इमोशनल हो गए। राजेश्वर जी बड़ी ध्यान से उस एल्बम को उलट पुलट कर देख रहे थे और तभी वहां देव आता हुआ दिखाई दिया, तो उसे आते हुए देखकर राजेश्वर जी ने उस एल्बम को छुपाने की कोशिश की, लेकिन देव ने राजेश्वर जी के हाथों से वह एल्बम छीन ली और अचानक ही राजेश्वर जी को गुस्सा आ गया। राजेश्वर जी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, देव, एल्बम वापस करो, मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। देव ने कहा, अंडस्को, अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे ऐसा क्या है इस एल्बम में जिसे छीनते ही आप इतना गुस्सा हो गए? राजेश्वर जी कुछ नहीं बोले, लेकिन वह अब भी गुस्से में देव को देख रहे थे। देव ने हंसकर कहा, अंडस्को, अरे मामा जी, आप तो ज्यादा ही सीरियस हो गए। खैर छोड़ो, आपके बच्चों ने नईमा सिलेक्ट कर ली है। अब राजेश्वर जी गुस्से में बोले, अंडस्को, बहुत हो गया देव, अब मुझे कोई शादी नहीं करनी, मेरी शादी करने की उम्र नहीं है। जिसे भी उन तीनों ने सिलेक्ट किया है उसे मना कर दे, क्योंकि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जाकर अभी धनंजय और अंगद से कह देता हूँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी। वैसे भी अंगद और धनंजय अब काफी हद तक सुधर गए हैं। यज्ञ को भी अपनी गलतियों का एहसास है, तो मुझे नहीं लगता मुझे अब शादी करने का ड्रामा करना चाहिए। अभी एल्बम मुझे दो, निकलो यहाँ से। देव ने एल्बम राजेश्वर जी के हाथ में रख दी और बोला, अंडस्को, अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। आपने अपनी जिंदगी इन तीनों के लिए डेडिकेट कर दी और इन तीनों को आप पर बिल्कुल भी प्यार नहीं आता। आप जाकर सच क्यों नहीं बता देते? देव के मुंह से सच सुनकर राजेश्वर जी की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था उनके दिल की गहराइयों में कोई बात दबी हुई है, जिसे देव ने खींचकर बाहर निकाल दिया। राजेश्वर जी थोड़ा सा हकलाते हुए बोले, अंडस्को, कौन सा सच? कौन सी बात? क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो देव, मैं धनंजय नहीं हूँ जिसे तुम परेशान कर लो, अब जाओ यहाँ से। लेकिन देव तो पूरा ठिठ था। देव सोफे पर पसरता हुआ बोला, अंडस्को, मामा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं आपसे कोई सच सुनना चाहता हूँ, बल्कि अगर आप कहो तो मैं आपका सच आपको बता दूंगा। जिन लड़कों के लिए आपने अपना प्रेम कुर्बान कर दिया, वह प्रेम 25 साल बाद आपकी चौखट पर खड़ा हुआ है और आप उसे फिर से ठुकरा रहे हैं। 25 साल से आराधना जी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आप पलटकर उनके पास नहीं गए। देव इससे ज्यादा कुछ बोलता, उससे पहले ही राजेश्वर जी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, देव, बस करो। तुम होते कौन हो मेरी निजी जिंदगी में बोलने वाले? मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया कि तुम मेरी जिंदगी को मेरे सामने खोल कर रख दो। जाओ यहाँ से और तुम्हारे मुंह से मैं ये बात दोबारा ना सुन लूं। देव ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, अभी तो आपको आधा सच बताया है। अगर पूरा सच आपको बता दूंगा तब तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। यह मत सोचना मामा जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है।
आपने इन तीनों के लिए क्या क्या खोया और इन तीनों ने क्या क्या खोया। जिस दिन धनंजय अंगद को पता चल गया कि उनकी असली सच्चाई क्या है, उस दिन इस परिवार को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। राजेश्वर जी बेबस नजरों से देव को देख रहे थे। उन्होंने एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंडस्को देव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जो बात 25 साल पहले खत्म हो गई थी, उस बात को दोबारा शुरू मत करो। बहुत मुश्किल से मेरे तीनों बच्चे सुधरे हैं। मैं नहीं चाहता हवा का एक झोंका आए और फिर से सब कुछ बिखर जाए। देव ने कहा, अंडस्को, आपने सिर्फ अपने प्यार का सेक्रीफाइस नहीं किया, आराधना जी के प्यार का भी सेक्रीफाइस कर दिया। उन्हें किस बात की सजा दी? आपसे प्यार करने की। उन्होंने तो निस्वार्थ आपसे प्यार किया था, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनके नसीब में सिर्फ इंतजार के कुछ नहीं था। वह इंतजार करती रही और आज तक इंतजार ही कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं धनंजय और अंगद को उनकी सच्चाई ना बताऊं, तो आराधना जी से शादी कर लीजिए। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप शादी करेंगे या मैं उन तीनों भाइयों को सच बता दूं। राजेश्वर जी ने एक बार फिर कहा, अंडस्को देव, समझने की कोशिश करो, भला मेरी उम्र है क्या शादी करने की? वो तो मैं तुम्हारे कहने पर बच्चों को धमकी दे रहा था, लेकिन तुम तो मेरी शादी करवाने पर उतारू हो गए। इस पर देव ने कहा, अंडस्को, मैं आपकी शादी किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं करवा रहा हूँ। उस लड़की से करवा रहा हूँ जो 25 साल से आपका इंतजार कर रही है। उन्हें अपने सब्र इंतजार का कुछ तो फल मिले। देव कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर पलटकर राजेश्वर जी को देखकर बोला, अंडस्को, सोच लीजिए मामा जी, आप शादी करेंगे या इस घर को बिखरते हुए देखेंगे? आपने जिस घर को 25 साल तक मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे 25 सेकंड भी बिखरने में नहीं लगेंगे। देव वहां से चला गया। देव ने सच में बच्चों के साथ साथ बाप की भी बैंड बजा दी थी। वही राजेश्वर जी तो देव को जाता हुआ देख रहे थे। उन्हें तो बहुत ज्यादा हैरानी थी। राजेश्वर जी को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वह देव की बातों में क्यों आ गए। देव ने तो उन्हें चारों खाने चित कर दिया था। उनके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। ये रात राजेश्वर जी के लिए बहुत मुश्किल से गुजरी। अगली सुबह राजेश्वर जी दीवान महल के गार्डन में बैठे हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजेश्वर जी गार्डन की खूबसूरती निहार रहे थे और तभी उनके कानों में कुछ आवाज आने लगी। उन्हें कुछ याद आ रहा था। फ्लैशबैक 25 साल पहले। राजेश्वर जी रात के अंधेरे में चुपचाप दीवान महल से निकलकर दीवान महल के पिछली तरफ बने गार्डन में गए। वहां आराधना जी राजेश्वर जी का इंतजार कर रही थी। राजेश्वर जी ने आराधना को देखकर दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, यहाँ क्यों आए हो? मना किया था ना यहाँ आने के लिए। आराधना अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, अंडस्को, राज, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने वादा किया था आप मुझसे शादी करेंगे। आपके भरोसे मैं अपना घर बार सब छोड़कर आ गई और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वापस लौट जाऊं। बताए ऐसे कैसे वापस चली जाओ? जब घर से निकली थी तब पापा ने कहा था कि मुझे आप पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने पापा से कहा दुनिया मुझे ठुकरा सकती है लेकिन मेरा राज मुझे ठुकरा नहीं सकता, लेकिन मेरे राज ने ही मुझे ठुकरा दिया। आराधना को रोता हुआ देखकर राजेश्वर जी भी उदास हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंडस्को, आराधना, वापस चली जाओ, मेरा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मैं निभाना चाहता हूँ। मैं चाहकर भी उन जिम्मेदारियां से पीछे नहीं हट सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर कहता हूँ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आराधना ने रोते हुए कहा, अंडस्को, क्या मैं आपकी जिम्मेदारियां में आपका साथ नहीं दे सकती? राजेश्वर जी ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, आराधना, चली जाओ यहाँ से। मैं बच्चों के सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या असर होगा। आराधना अब बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन वह अपने प्यार को हराते हुए देख रही थी। राजेश्वर जी ने फिर कहा, अंडस्को, मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट का इंतजाम करवा दूंगा। तुम चाहो तो वहां रह सकती हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो, लेकिन मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब आराधना को गुस्सा आ गया और वह राजेश्वर जी पर चिल्लाती हुई बोली, अंडस्को, अपना फ्लैट अपने पास रखिए और अपना यह आलीशान बंगला भी अपने पास रखिए। मैं समझ गई कभी किसी अमीर लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उससे शादी करने की बात आती है वह लड़का पलट जाता है।
आपने भी वही किया। मेरे पापा की कही हुई बात सच हो गई कि राजेश्वर को पैसों का घमंड है, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, और तुमने भी यह बात सच कर दी, तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे। कहती हुई आराधना फूट फूट कर रोने लगी। आराधना के हाथ में एक बैग था, वह दीवान महल से बाहर जाती हुई बोली, अंडस्को, आपको आपका ये महल और आपके बच्चे मुबारक हो, मैं अब पलटकर आपकी जिंदगी में नहीं आऊंगी। अब राजेश्वर जी की आंखें भी नम हो गई। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, आराधना समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें दुनिया के सामने अपना नहीं सकता। आराधना ने पलटकर राजेश्वर जी को नहीं देखा और गुस्से में बोली, अंडस्को, तो मत अपनाए, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला आप किसी और से शादी कर रहे हैं, उस दिन मैं आपको जान से मार दूंगी। फ्लैशबैक एंड। राजेश्वर जी गार्डन में बैठे हुए थे और तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजेश्वर जी थोड़ी देर के लिए चौंक गए और देव सामने आता हुआ बोला, अंडस्को, सोच लीजिए मामा जी, ऐसा ना हो इस बार मामी सच में जान से मार दे। उस वक्त तो बस धमकी देकर चली गई थी। राजेश्वर जी ने देव को देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। आखिर राजेश्वर जी की यह हालत देव नहीं तो की थी। वही देव राजेश्वर जी के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जो राजेश्वर जी को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, देव बस करो। देव ने हंसकर कहा, अंडस्को, क्या बस करूं मामा जी, आपने कसम खाई थी कि आप अगर आराधना जी से शादी नहीं करेंगे तो किसी से भी शादी नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो इश्तिहार दे दिए सोशल मीडिया पर, अपना प्रोफाइल अपडेट कर दिया। कितनी ही औरतें, लड़कियां यहाँ गार्डन में लाइन लगाकर आपसे शादी करने की इच्छा जता रही थी। अब आप कह रहे हैं बस कर दो। इतना आगे आने के बाद आप पीछे जाना चाहते हैं। राजेश्वर जी तो हैरान होकर देव को आंखें फाड़े देख रहे थे। आखिर राजेश्वर जी ने इन सब में किया ही क्या था? कुछ भी नहीं। सब कुछ तो देव ने किया था। देव ने राजेश्वर जी को शीशे में उतार लिया और राजेश्वर जी भी अपने बच्चों को सुधारने के चक्कर में देव की हर सही गलत बात को मानते चले गए। उन्हें क्या पता था कि देव उन्हें ही फंसा देगा, और अब कितनी आसानी से उस बावल से देव निकल भी गया। राजेश्वर जी अब भी देव को हैरानी से देख रहे थे। इतना तो वह समझ गए थे कि देव से बहस करना मतलब अपना सिर फोड़ने जैसा है। वह कुछ नहीं बोले तो देव मुस्कुरा कर फिर बोला, अंडस्को, आपको पता है आराधना जी वापस क्यों आई है? क्योंकि वह नहीं चाहती आप किसी और से शादी कर ले, और देखो ना, उनका इंटरव्यू आपके तीनों होनहार बच्चों ने लिया और आपके होनहार बच्चों ने उन्हें पास भी कर दिया। अब आप आनाकानी कर रहे हैं। ये तो गलत बात है मामा जी। बेचारी ना जाने कितनी बार आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप तो कभी उनसे मिलते और कभी नहीं मिलते। मानता हूँ आपकी कुछ मजबूरियां थी, कुछ जिम्मेदारियां थी, लेकिन अपनी मजबूरी और जिम्मेदारियां को निभाते निभाते अपने आराधना जी का प्यार मार दिया। लेकिन अब मैं वह प्यार दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। घोड़ी पर बैठने की तैयारी कर लीजिए मामा जी, क्योंकि मैं तो आपको मंडप में ले जाकर ही छोड़ूंगा। राजेश्वर जी तो हैरानी से देव को देख रहे थे। उन्हें तो ना हंसी आ रही थी और ना ही रोना, ना गुस्सा आ रहा था और ना ही वह उदास थे। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी जितनी आज देव ने उनकी हालत बुरी कर दी थी। लेकिन इस बात में दो राय नहीं थी कि कहीं ना कहीं राजेश्वर जी को भी आराधना का इंतजार था, लेकिन वह उसे एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहे थे। देव ने एक और मुस्कुराहट राजेश्वर जी को पास की और वहां से उठकर चला गया, लेकिन वह महल के अंदर जाता उससे पहले ही गायब हो गया। देव सीधा परीलोक में परी महारानी परी के सामने खड़ा हुआ था और महारानी परी घूरकर देव को देख रही थी। वही देव तो महारानी परी से नजर चुरा रहा था। महारानी परी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, नजर चुराने से क्या होगा? मुझे तो समझ नहीं आता तुम इतना बवाल मचा क्यों रहे हो। सीधा सीधा तीनों लड़कों को लाइन पर लाना था, लेकिन मुझे लगता है तुम तो उनके बाप को भी लाइन पर लाने की सोच रहे हो। देव ने बड़े स्वाभिमान के साथ कहा, अंडस्को, महारानी परी सोच नहीं रहा, मैं मामा जी को लाइन पर लाकर रहूंगा। अरे आराधना जी ने उनका इतना इंतजार किया और वह बस उन तीन लड़कों के चक्कर में अपने प्यार का सेक्रीफाइस करते चले गए। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं किसी के प्यार को बलिदान नहीं देने दूंगा। महारानी परी अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी छड़ी लेकर देव के पास आए और बिना किसी वार्निंग के देव की कमर पर मारने लगी। वही देव आगे आगे भाग रहा था और महारानी परी उसे मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। यह नजारा परीलोक में दूसरी बार हुआ था। देव जब भी परीलोक आता था, परीलोक का माहौल खुशनुमा हो जाता था।
देव को देखकर सब खुश हो जाते थे और जब महारानी परी देव के पीछे ऐसे भागती थी, तब तो परीलोक में सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता था। थोड़ी देर बाद महारानी परी अपनी जगह पर बैठी हुई थी और वही देव उन्हें मनाने के लिए उनके पास बादल पर बैठा हुआ था। देव ने कहा, अंडस्को, वैसे महारानी परी, सॉलिड एक्टिंग करती हो आप। महारानी परी को गुस्सा आ रहा था लेकिन देव तो कंटिन्यू महारानी परी को छेड़ रहा था। देव ने फिर कहा, अंडस्को, क्या बात है, एक एक सवाल का जवाब आपने ऐसे दिया कि तीनों की बोलती बंद हो गई, तभी तो आप सेलेक्ट हुई है, वरना वह तीनों तो दही भी फूंक मार कर खाते हैं। देव ने महारानी परी की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए और धीरे धीरे महारानी परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महारानी परी बोली, अंडस्को, देव, मैं ज्यादा दिनों तक एक्टिंग नहीं कर सकती, जाकर राजेश्वर जी को सब कुछ सच सच बता दो कि मैं उनकी आराधना नहीं हूँ, वह अपनी आराधना को ढूंढ ले। देव ने कहा, अंडस्को, बस आपको एक हफ्ते तक एक्टिंग करनी है। एक हफ्ते बाद मामा जी का छुपा हुआ प्यार बाहर आ जाएगा और फिर वह आपको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, मतलब आराधना जी को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। दीवान महल। तीनों भाई साहब ऑफिस से घर आए। अनिका किचन में काम कर रही थी। अनिका को किचन में देखकर अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अंगद अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर वापस आया। अनिका ने अब तक ध्यान नहीं दिया कि अंगद किचन में आ गया है। अनिका गैस पर रखी हुई सब्जी में चमचा चला रही थी और तभी उसने अपने हाथ पर अंगद का हाथ महसूस किया। अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंगद ने अपना एक हाथ अनिका के हाथ पर रखा और दूसरा हाथ उसके पेट पर रख दिया। दोनों ही उस चमचे को चला रहे थे। अंगद ने अपना चेहरा अनिका के बालों में छुपा लिया था। वही अनिका इस वक्त बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी लेकिन वह जानती थी अंगद उसे नहीं छोड़ेगा। अंगद ने धीरे से अनिका के कान में कहा, अंडस्को, ये ड्यूटी तो मेरी है ना। पापा ने कहा था रात का खाना मैं बनाऊंगा, तुम क्यों बना रही थी। इस पर अनिका ने कहा, अंडस्को, सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं, अब पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, थक गए होंगे। अंगद ने धीरे से अनिका के कानों को चूम लिया और फिर अपना गाल उसके गाल पर हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को, तो चलो तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अनिका हल्की सी पलटी और उसने अंगद के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, आप मेरी मदद नहीं करेंगे, उल्टा मेरा काम बढ़ा देंगे। आप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं खाना लगा देती हूँ। लेकिन अंगद मानने वालों में से नहीं था। अंगद ने अनिका की कमर पर हाथ रखकर खींच लिया और अनिका अंगद के करीब चली गई। अंगद ने अनिका के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करके धीरे से कहा, अंडस्को, अनु, आज तो मुझे खुद से दूर कर दिया। आज के बाद मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी भी नहीं। तुम्हारे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, एक अच्छे हैप्पी कपल की तरह। अंगद अपनी बात कहता हुआ अनिका के होठों की तरफ झुकने लगा। वही अनिका ने भी आंखें बंद कर ली और तभी उनके कानों में तालियों की आवाज गूंजी। दोनों ने आंख खोलकर देखी तो देव ताली बजा रहा था। अनिका झट से अंगद से दूर होकर गैस के पास चली गई। वही देव को वहां देखकर अंगद का दिमाग खराब हो गया। अंगद गुस्से में देव को देख रहा था तो देव ने ताली बजाकर हाथ हवा में हिलाकर कहा, अंडस्को, वह क्या बात है, दोनों मियाँ बीवी ने कसम खा रखी है कि घर वालों को जला हुआ खाना ही खिलाएंगे। जब देखो रोमांस करते रहते हैं, किचन में, घर में, कमरे में, गार्डन में, हर जगह एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अगर इतनी ही तलब लगी हुई है तो अनिका को लेकर हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते। अगले ही पल देव ने मुंह बनाकर कहा, अंडस्को, हम जैसे सिंगल को अपना रोमांस दिखाकर चिढ़ा रहे हो। शर्म नहीं आती हमारी दुखती नस पर हाथ रखते हुए। इतना कहकर देव ने अपने दिल पर हाथ रख लिया जैसे वह कितना अखंड सिंगल हो। अंगद ने देव की बातों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था देव से उलझने का मतलब है अपनी खुद की बैंड बजाना। इसलिए वह अनिका के पास गया और थोड़ा सीरियस होकर बोला, अंडस्को, चलो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अनिका ने हल्का सा मुस्कुराकर अंगद को देखा और ना में ही गर्दन हिला दी। लेकिन अंगद मानने वालों में से नहीं था। अंगद ने कहा, अंडस्को, पक्का कोई शरारत नहीं करूंगा, चलो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अंगद और अनिका दोनों ने मिलकर खाना बनाया। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। यामिनी यज्ञ को ऐसे देख रही थी जैसे आंखों से ही खा जाएगी। यज्ञ ने कहा, अंडस्को, अगर यह सत्युग होता तुम तो मुझे अभी तक जलाकर भस्म कर चुकी होती। मुझे ऐसे मत देखो, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। खाना खा लो और उसके बाद मेरे कमरे में अपना सामान रख लेना।
यामिनी दांत पीसकर रह गई। उसका मुंड यज्ञ से बहस करने का नहीं था। वही यश तो यज्ञ की गोद में बैठकर हंस रहा था। वही आज राजेश्वर जी का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो गया था। राजेश्वर जी का ध्यान खाना खाने में नहीं था। वही अंगद ने यज्ञ की कोहनी पर अपनी कोहनी मारते हुए कहा, अंडस्को, जब से हमने पापा के लिए आराधना जी को सेलेक्ट किया है, तब से पापा का चेहरा उतरा उतरा सा है। क्या हुआ पापा को? उन्हें आराधना जी पसंद नहीं। तब तो पापा शादी करने के लिए इतना एक्साइटेड थे। अब जब हम तीनों मान गए तो पापा मुंह लटका कर घूम रहे हैं। वही धनंजय ने खाना खाते हुए कहा, अंडस्को, पापा, हमने आपके लिए बीवी सेलेक्ट कर ली है और हमें शादी से ऐतराज भी नहीं है। तो अब आप मुझे मेरी शादी का सच बताइए। राजेश्वर जी का दिमाग बहुत खराब था। वह किसी से कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। राजेश्वर जी अपनी जगह से खड़े हो गए और गुस्से में बोले, अंडस्को, मैं कुछ भी बताने के लिए मूड में नहीं हूँ और अगर तुम मेरी शादी के फैसले से पलटना चाहते हो तो पलट सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। इतना कहकर राजेश्वर जी गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाने लगे। फिर वो कुछ सोचकर पलटे। उन्होंने देव को देखा। देव तो अपनी मस्ती में ही खाना खा रहा था। देव वैसे खाना खा रहा था जैसे कितने दिनों का भूखा है। उसने तो एक बार भी राजेश्वर जी की तरफ नहीं देखा। राजेश्वर जी सोफे की तरफ गए और वहां से एक कुशन लेकर आए और उन्होंने फेंककर देव की तरफ मारा। राजेश्वर जी ने अपनी इरिटेशन देव पर निकाली। वहीं सब अपने पापा को ऐसे देखकर हैरान हो गए। राजेश्वर जी अपने कमरे में चले गए और अंगद के मुंह से निकला, अंडस्को, देव ने पापा को भी परेशान करके रखा है, तभी पापा ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वही देव तो कुशन को पकड़े बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अंगद ने कहा, अंडस्को, भाई, आपने देखा ना पापा के चेहरे पर कितनी टेंशन है। वह किसी बात को लेकर परेशान है। हम किसी और दिन बात कर लेंगे। लेकिन धनंजय को तो धरा के बारे में जानने की जल्दी थी और धनंजय जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता था उसके हाथ निराशा ही लगती थी। धनंजय ने धरा को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, कौन हो तुम? तुम्हें कुछ तो अपने बारे में पता होगा। अपना नाम, अपने पिता का नाम, तुम ही बता दो कौन हो तुम। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मैं उस आदमी तक कैसे पहुंचूंगा जिसने तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया? मुझे सब कुछ जानना है धरा। पापा बताएंगे नहीं और तुम बताना नहीं चाहती। धरा को एक बार फिर अपनी बीती हुई जिंदगी याद आ गई। वह जिंदगी जिसमें उसने सिवाय टॉर्चर के कुछ नहीं सहा था। धरा की आंखें नम हो गई। धरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर रोने लगी। धरा को ऐसे जाता हुआ देखकर धनंजय ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा और फिर वह भी धरा के पीछे पीछे कमरे में चला गया। धनंजय जब अपने कमरे में आया तो धरा वॉशरूम में थी। धरा अपना रोना कंट्रोल करना चाहती थी लेकिन उससे अपना रोना कंट्रोल हो नहीं रहा था, इसलिए वह वॉशरूम में चली गई थी। वहीं धनंजय गुस्से में कमरे में चक्कर लगाने लगा। धनंजय के पैर के नीचे एक शो पीस पड़ा था, जिसे धनंजय ने लात मारकर साइड कर दिया। इस वक्त धनंजय को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह धरा की बीती जिंदगी के बारे में कैसे पता लगाए, कैसे उन लोगों को सजा दे जिसकी वजह से धरा ऐसी हो गई थी। धनंजय ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और वॉशरूम का गेट खटखटाते हुए कहा, अंडस्को, धरा बाहर आओ। ऐसे रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हर बात पर रोना ठीक नहीं। मुझे एक बार बता दो वह लोग कौन है? तुम्हारे सामने ही उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग ना कर दी तो मेरा नाम भी धनंजय दीवान नहीं। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? धरा बाहर आओ और मुझे बताओ क्या नाम है उसका? किसकी बेटी हो तुम? तुम्हारी माँ का हमारे घर से क्या नाता है? लेकिन धरा वॉशरूम से बाहर नहीं आई। वह तो मिरर के सामने खड़ी हुई सुबक रही थी। खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। धरा ने आंखें बंद की और उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। तुम मेरी बेटी नहीं हो। बार बार मुझे पापा कहना बंद करो। मैंने तुम्हारी माँ से शादी एक डील के चलते की थी। वैसे भी मैंने कोई तुम्हारी माँ से अग्नि के सामने फेर नहीं लिए। बस एक सिग्नेचर करके शादी कर ली थी। बार बार मुझे पापा कहकर मुझे गाली मत दो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम्हारी माँ खुद तो हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम किसका पाप हो? और तुम्हें मेरे माथे मत दिया। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी माँ को अस्पताल में जाकर मार आऊंगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर जिंदा रहना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को जीते जी ना मारूं तो मेरी हर एक बात माना करो, समझी?
इतना कहकर उस आदमी ने धरा के गाल पर चांटा मार दिया और धरा जमीन पर गिर पड़ी। फ्लैशबैक एंड ये सब याद करके धरा का रोना तेज हो गया और उसके मुंह से निकला, अंडस्को माँ कहाँ हो आप। वही धनंजय ने फिर से वॉशरूम का गेट खटखटाते हुए कहा, अंडस्को धरा बाहर निकलो, मुझे जानना है वह आदमी कौन है, किसने तुम्हें बचपन में टॉर्चर किया है। अगर तुम मुझे बताओगी तो उस आदमी को ढूंढने में आसानी होगी और अगर नहीं बताओगी तब भी उस आदमी को तो ढूंढ कर मैं मार ही दूंगा। बाहर निकलो, धरा रोने से अच्छा है लड़ लो। धनंजय वॉशरूम के गेट के पास ही खड़ा था और तभी वॉशरूम का गेट खुला। धरा इस वक्त गुस्से में थी। धरा ने धनंजय को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना और ना ही किसी से लड़ना है, मुझे बस डाइवोर्स दे दो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, शांति से जीना चाहती हूँ, आपके साथ नहीं जीना चाहती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे कोई दर्द कम नहीं करना, कोई मेरा दर्द कम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, आप भी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। मेरे और आपके डाइवोर्स में कुछ दिन ही बचे हैं। हाथ जोड़कर कहती हूँ, शांति से मुझे डाइवोर्स दे दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ नहीं रहना। कहते कहते धरा की आंखें भर आई। धरा की आंखें पहले ही रोकर लाल हो गई थी और अब तो धरा और ज्यादा बुरी हालत में थी। धरा के मुंह से डाइवोर्स सुनकर धनंजय ने अभी थोड़ी देर पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वह गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। धनंजय ने धरा की दोनों बाजू को पकड़ी और दीवार से लगाते हुए उसकी चेहरे की ओर देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को देखो मेरी तरफ। लेकिन धरा ने धनंजय की तरफ नहीं देखा। धनंजय ने धरा को जोर देते हुए फिर कहा, अंडस्को देखो मेरी तरफ। धरा ने अभी धनंजय की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। धनंजय ने अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी और फिर से एक बार धरा को झंझोड़ते हुए कहा, अंडस्को धरा मेरी तरफ देखो वरना मैं सच में गुस्से में कुछ गलत कर दूंगा। इस बार धरा ने अपनी नम आंखों से धनंजय की तरफ देखा तो धनंजय ने धरा की आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को ये बात भूल जाओ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाला हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल डाइवोर्स नहीं दूंगा। कोशिश करूंगा कि मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, सारे राज खत्म हो जाए, लेकिन डाइवोर्स तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम चाहोगी तब भी नहीं। अगर दीवान महल से भाग भी गई तो भी तुम्हें ढूंढ कर इस महल में वापस ले आऊंगा। लेकिन ये बात अपने ख्याल से निकाल दो कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, समझी। धनंजय ने धरा को झटक दिया और फिर वहां से बालकनी में आ गया। धनंजय इस वक्त बहुत गुस्से में था। धनंजय बालकनी में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। धनंजय अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक उसने अपना गुस्सा कंट्रोल भी कर लिया। धनंजय ने एक गहरी सांस ली और वापस कमरे में आया। धरा तब तक वहीं खड़ी रही। धनंजय धरा के करीब गया और उसने धरा की कलाई पकड़कर अपने करीब करते हुए अपनी बाहें धरा पर लपेट दी। धनंजय के करीब जाकर धरा के आंसू जो रुके हुए थे वह बह गए और धरा फूट फूट कर रोने लगी। जैसे जैसे धरा रो रही थी धनंजय ने अपनी पकड़ धरा पर और मजबूत कर दी। ना धनंजय कुछ बोल रहा था और ना ही धरा, लेकिन धनंजय धरा को संभाल रहा था। धरा जी भरकर रोली, लेकिन धरा धनंजय की बाहों में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। धरा ने भी धनंजय पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। वहीं धनंजय अब भी धरा के बालों को सहला रहा था। धनंजय ने धीरे से धरा के कानों में कहा, अंडस्को अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं खुद पता लगा लूंगा, लेकिन रोकर खुद को कमजोर मत करो, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। जब तक धनंजय दीवान है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। धरा ने कुछ नहीं कहा, वह तो बस धनंजय की बाहों की गर्माहट में बैठी रही। उसे धनंजय की बाहों की गर्माहट अच्छी लग रही थी। ये कह सकते हैं कि उसे इतने दिनों बाद किसी ने हक से गले लगाया था। धनंजय ने धीरे से पूछा, अंडस्को धरा चलो सो जाओ। लेकिन धरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धनंजय पर अपनी बाहें मजबूत करे हुए वहीं खड़ी रही। धनंजय धीरे से लेकर धरा को सोफे पर बैठ गया और धरा अब भी धनंजय पर अपनी बाहें लपेटे उसकी गोद में बैठी हुई थी। धीरे धीरे धरा सो गई। धरा के सोते ही धनंजय ने फोन निकाला और धीरे से टाइगर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडस्को टाइगर जितनी जल्दी हो सके धरा का पास बाहर निकालो, अपने जितने आदमी है सारे इस काम पर लगा दो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द धरा के बीते हुए 10 साल के बारे में पता लगा कर बताओ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं पापा के बोलने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं हर बार धरा को टूटे हुए देखता हूँ, हर बार धरा को रोते हुए देखता हूँ। मैं और धरा को बिखरता हुआ नहीं देख सकता।
जितनी जल्दी हो सके पता करो कि धरा का सरनेम क्या है। धरा किसकी बेटी है, सब कुछ। टाइगर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद धनंजय ने फोन कट कर दिया। धनंजय ने धरा का चेहरा देखा जो आंसू की वजह से मुरझा गया था। धनंजय ने एक बार फिर झुककर धरा के माथे को चूम लिया और फिर सोफे पर ही बैठा बैठा सो गया। वही टाइगर ने फोन कट कर दिया। इस वक्त टाइगर एक सुनसान सी सड़क पर अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठा हुआ बियर पी रहा था। तभी उसके सामने से एक लड़की भागती हुई आई। टाइगर को वह लड़की दूर से दिखाई दे रही थी और वह लड़की पूरी स्पीड से भागती हुई टाइगर की गाड़ी की तरफ आ रही थी। टाइगर को हल्का सा नशा हो गया था, इसलिए वह उस लड़की का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन टाइगर ने देख लिया उसके पीछे 3-4 लड़के भाग रहे हैं। वह लड़की भागती हुई टाइगर के पास आ गई। टाइगर ने उस लड़की को देखा और उस लड़की ने टाइगर को, और दोनों गुस्से में चिल्लाए, अंडरस्को तुम। टाइगर अब भी अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठा हुआ था। उसने उस लड़की की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को तुम तो वही हो ना स्कूटी वाली। वह लड़की भी बोली, अंडरस्को हाँ वही हूँ, लेकिन वह सब बाद में, पहले मुझे बचा लो। टाइगर को कुछ समझ आता उससे पहले ही वहां कुछ लड़के आ गए। उन लड़कों ने टाइगर को देखकर कहा, अंडरस्को ओ गाड़ी वाले, इस लड़की से बोल हमारे साथ चलेगी। इस लड़की की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया है, अब भरपाई भी यही करेगी। टाइगर ने उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्को ए स्कूटी वाली, जब इनका नुकसान कर दिया है तो जाकर भरपाई कर दो, भाग क्यों रही हो। वह लड़की बोली, अंडरस्को ओ गाड़ी वाले, ये कुछ भी कहेंगे और तुम मान लोगे। स्कूटी मेरी टूट गई और नुकसान भी मेरा हो गया। इनकी गाड़ी ने मेरी स्कूटी का कचुम्बर बना दिया। इन्हें मेरी स्कूटी की भरपाई करनी चाहिए थी, उल्टा ये तो मेरे पीछे पड़ गए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। टाइगर ने कहा, अंडरस्को ए स्कूटी वाली, तो इसमें भागने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी यह जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है, इन पर चला देती ये अपने आप ही भाग जाते। उस लड़की ने कहा, अंडरस्को ओ गाड़ी वाले, अगर हेल्प करनी है तो करो, नहीं तो कम से कम पुलिस को फोन कर दो, वरना ये तो मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे। वो लड़के बोले, अंडरस्को ए लड़की, यह लड़का तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, चुपचाप चलो हमारे साथ, वरना तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं। अब टाइगर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वह बोनट से उतरकर उन लड़कों के सामने जाकर बोला, अंडरस्को कौन हो तुम, मैं भी जानना चाहता हूँ। उन लड़कों में से एक ने कहा, अंडरस्को ज्यादा हीरो मत बन, हम 3 हैं, तुझे मार मार कर अधमरा कर देंगे, तेरी हड्डियों को ऐसे चटकाएंगे कि कभी जुड़ेगी नहीं, इसलिए जो तू बोनट पर बैठकर हीरो की तरह हमारे सामने उछलकर कूद गया, वह सारी हेकड़ी निकाल देंगे, इसीलिए कह रहे हैं हमारे और इस लड़की के बीच में मत आ, जा यहाँ से। टाइगर ने कहा, अंडरस्को और अगर ना जाऊं तो क्या करोगे। अब उन लड़कों से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने टाइगर पर हाथ उठा दिया, लेकिन टाइगर ने उनका हाथ वही पकड़ लिया। टाइगर ने एक लड़के का हाथ अपने एक हाथ से पकड़ा और अपने एक पैर से दूसरे लड़के के पैर पर मार दिया। देखते ही देखते फाइट शुरू हो गई। वह लड़के नहीं जानते थे कि टाइगर कौन है। टाइगर ने तो एक एक लड़के को पटक पटक कर खूब मारा, जबकि टाइगर हल्का नशे में था, अगर पूरे होश में होता तो एक दो की तो जान ले ही लेता। वह लड़की तो कहीं ना कहीं टाइगर को देखकर इम्प्रेस हो रही थी। टाइगर ने अकेले ही उन तीनों लड़कों को धूल चटा दी थी और फिर उन्हें मारपीट कर उस लड़की के पास आकर बोला, अंडरस्को ए स्कूटी वाली, यह क्या बवाल मचा रखा है, इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रही हो। वह लड़की बोली, अंडरस्को ओ गाड़ी वाले, बवाल मैंने नहीं, इन तीनों ने मचा रखा है, मेरी पूरी स्कूटी तोड़ दी, मेरी स्कूटी और उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी, मैं गिरते गिरते बची और जब मैंने अपना गुस्सा इन पर निकला तो ये तो उल्टा मुझ पर ही भड़क गए। टाइगर ने कहा, अंडरस्को अच्छा ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें छोड़ देता हूँ। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ चलो छोड़ दो, माँ इंतजार कर रही होगी। वह इतना कहकर वो लड़की बिना टाइगर की तरफ देखे हुए टाइगर की गाड़ी में बैठ गई। वही टाइगर तो उसे हैरानी से देख रहा था, फिर मन ही मन बोला, अंडरस्को ये तो इतनी हक से मेरी गाड़ी में बैठी है, जैसे ये गाड़ी मेरी ना होकर इसकी है। खैर छोड़ो, कौन इस चलती फिरती आफत से बहस करें, इसे इसके घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर टाइगर भी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस लड़की ने कहा, अंडरस्को गाड़ी वाले, तेरी गाड़ी तो बहुत महंगी है, तेरी ही है ना। टाइगर ने कहा,
अंडरस्को ए स्कूटी वाली, यह क्या तेरी तेरी लगा रखा है? मैंने अभी तुम्हारी हेल्प की तो मुझे थोड़ी तमीज से नहीं बुला सकती? उस लड़की ने कहा। अंडरस्को बड़बड़ा क्यों रहे हो? सॉरी सॉरी, अच्छा तो बताओ ये गाड़ी आपकी है? टाइगर ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस लड़की ने पूरी गाड़ी में नजर घुमा कर कहा। अंडरस्को यार तुम तो बड़े अमीर हो, मैं तो पहली बार ऐसी लग्जरी गाड़ी में बैठी हूँ। टाइगर ने उस लड़की को देखकर कहा। अंडरस्को तभी इतना एक्साइटेड हो? उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर तक गाड़ी में शांति रही। उसके बाद टाइगर ने बात बढ़ाते हुए कहा। अंडरस्को नाम क्या है तुम्हारा? वह लड़की बोली। अंडरस्को ट्विंकल। और तुम्हारा? ट्विंकल ने टाइगर से पूछा। टाइगर ने कहा। अंडरस्को मेरा नाम टाइगर है। टाइगर सुनकर ट्विंकल जोरों से हंसने लगी। ट्विंकल ने कहा। अंडरस्को अरे मैं तुम्हारा असली नाम पूछ रही हूँ। अचानक ही टाइगर के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। टाइगर ने कहा। अंडरस्को असली नाम मैं भूल गया, तुम्हें मुझे बुलाना हो तो टाइगर कहकर बुला सकती हो, वरना रहने दो, गाड़ी वाला भी बुरा नहीं है। ट्विंकल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। टाइगर ने पूछा। अंडरस्को कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? ट्विंकल ने कहा। अंडरस्को मैं, मेरी दो बहनें और मेरा एक छोटा भाई। और तुम्हारे पापा? टाइगर ने सवाल किया। ट्विंकल उदास होकर बोली। अंडरस्को पापा नहीं है मेरे। ट्विंकल थोड़ा सा उदास होकर खिड़की की तरफ देखने लगी। क्योंकि उसके पापा नहीं थे, उस वजह से ट्विंकल, अनिका और उनकी फैमिली ने काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना किया था और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही अनिका ने अगद से शादी कर ली थी। टाइगर ने ट्विंकल को उदास देखा तो बोला। अंडरस्को इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मेरे भी पापा नहीं है, मेरी तो माँ भी नहीं है, अकेला हूँ मैं। तुम्हारी माँ तो है, भाई है, बहन है, लेकिन मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं, मैं तो अखंड सिंगल हूँ। ये कहकर टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और ट्विंकल के चेहरे पर भी। तभी ट्विंकल ने कहा। अंडरस्को बस बस गाड़ी यही रोक दो। टाइगर बोला। अंडरस्को यहाँ कहाँ रोक दूं? तुम्हारा घर यहाँ है। ट्विंकल बोली। अंडरस्को नहीं, मेरा घर थोड़ा आगे चलने के बाद है, लेकिन हमारे घर की गली थोड़ी छोटी है, तुम्हारी यह बड़ी सी गाड़ी उसमें नहीं आएगी, इसीलिए तुम यहीं से चले जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। टाइगर ने भी अब ट्विंकल से कुछ कहना ठीक नहीं समझा और उसने गाड़ी रोक दी। तो ट्विंकल गाड़ी से उतर गई और जाने लगी, फिर कुछ सोचकर वापस आए और टाइगर को देखकर बोली। अंडरस्को थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए। टाइगर ने पलकें झपका दी। ट्विंकल चली गई और टाइगर भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। अगली सुबह दीवान महल। धरा की जब आंख खुली तो उसने खुद को धनंजय की बाहों में देखा। धरा कुछ देर तक धनंजय को ही देखती रही और तभी धनंजय की आंखें खुल गई। धनंजय ने भी धरा का मासूम सा चेहरा देखा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर अचानक ही धरा उठने की कोशिश करने लगी तो उसने महसूस किया कि कल रात वह धनंजय की गोद में ही सो गई थी और धनंजय भी उसे सोफे पर लेकर बैठा बैठा ही सो गया। धरा धनंजय की बाहों से कसम साने लगी, तो धनंजय ने धरा को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। धरा उठकर वॉशरूम में चली गई, वहीं धनंजय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। धरा भी वॉशरूम में खुद को मिरर में देख रही थी और उसकी आंखों में भी शर्म तैर गई। अभी एक रात पहले धरा इस मिरर में खुद को देखकर रो रही थी और अब इस मिरर में खुद को देखकर खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। राजेश्वर जी का मूड अभी खराब था। वही देव को तो राजेश्वर जी की हालत पर हंसी आ रही थी। देव ने मन ही मन कहा। अंडरस्को आपने आराधना जी के दिल की हालत समझी होती तो आज आपकी हालत ऐसी नहीं हो रही होती, कहीं ना कहीं उनकी बद्दुआ ही आपको लगी है, जो ऐसा मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। तभी सबकी नजर दीवान महल के मेन गेट पर गई, जहां आराधना जी खड़ी थी। आराधना जी ने एक व्हीलचेयर पकड़ी हुई थी और उस व्हीलचेयर पर दिव्यांशी बैठी हुई थी। दिव्यांशी को देखकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और खुश होकर दिव्यांशी के पास गया और फिर पंजों के बल बैठता हुआ बोला। अंडरस्को तो तुम इनकी अडॉप्टेड बेटी हो? दिव्यांशी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। अंडरस्को हाँ, इन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले ही अडॉप्ट किया है। लेकिन देव तुम ही देखो ना, कितनी बड़ी लड़की को अडॉप्ट कर लिया, ऊपर से वह लड़की जो चल भी नहीं सकती। ये कहकर दिव्यांशी मुस्कुराने लगी। उसे अब अपनी हालत पर तरस नहीं आता था। इनफैक्ट वह अपनी हालत पर हंसने लगी थी। लेकिन देव जानता था कि इस वक्त दिव्यांशी को कितना दर्द होता होगा।
देव ने दिव्यांशी के दोनों हाथों को पकड़कर अपने हाथों में भर लिया और बोला, अंडरस्कोप तुम इतनी जल्दी निराश क्यों होती हो? हमेशा तो इस व्हीलचेयर पर बैठी नहीं रहोगी, मैं हूं ना, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम चलने फिरने लगोगी। दिव्यांशी ने कहा, अंडरस्कोप मैं तो मान चुकी हूँ कि मेरे पैर कभी ठीक नहीं होंगे, बाकी देखो कुदरत ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। देव दिव्यांशी की व्हीलचेयर खींचकर डाइनिंग एरिया पर ले आया और फिर उसे खाना सर्व करता हुआ बोला, अंडरस्कोप तुम ज्यादा मत सोचो, जो होगा सही होगा और मेरे होते हुए तो हमेशा ही सही होता है। इस पर धनंजय ने कहा, अंडरस्कोप तुम्हारे होते हुए कुछ सही नहीं होता, बल्कि तुम तो बवाल मचाने में एक्सपर्ट हो। देव ने कहा, अंडरस्कोप तुम जरा अपना मुंह बंद करो, मैं दिव्यांशी से बात कर रहा हूँ। और तभी आराधना जी भी आकर राजेश्वर जी के पास गई, लेकिन राजेश्वर जी ने एक बार भी नजर उठाकर आराधना को नहीं देखा। वही आराधना भी चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर सबको देख रही थी। अनिका ने आराधना जी के प्लेट में खाना सर्व किया और आराधना भी सबके साथ बैठकर खाने लगी। वही राजेश्वर जी की तो भूख ही मर गई थी और वह उठकर अपने कमरे में चले गए। यज्ञ ने अंगद से कहा, अंडरस्कोप भैया इस घर में हो क्या रहा है? पहले तो पापा इतना एक्साइटेड थे और अब जब आराधना जी यहाँ आ गई, मतलब नई मम्मी यहाँ आ गई, अब पापा जी उनसे नजर चुराते फिरते हैं। अंगद ने भी धीरे से ही कहा, अंडरस्कोप तू अपनी चुड़ैल, पिशाचिनी, भूतनी, डायन झाड़ू वाली पर ध्यान दे, पापा पर नहीं। पापा बहुत बड़े हैं और उन्हें रिश्तों की समझ हमसे ज्यादा है। वह अपना मैटर खुद हैंडल कर लेंगे, तू अपने मैटर पर ध्यान दे। अंगद की बात सुनकर यज्ञ का थोड़ा सा मुंह बन गया। यज्ञ ने कहा, अंडरस्कोप आप मुझे सलाह दे रहे हैं कि ताना मार रहे हैं? अंगद ने धीरे से कहा, अंडरस्कोप दोनों कर रहा हूँ, अब नाश्ता कर और ऑफिस चल। तीनों भाइयों ने नाश्ता कर लिया। धनंजय अपनी जगह से खड़ा होकर आराधना जी की तरफ देखता हुआ बोला, अंडरस्कोप आप पापा से डिस्कस करके बता देना, आप दोनों शादी करने के लिए कब कंफर्ट हो, मैं तभी आप दोनों की शादी करवा दूंगा। आराधना जी ने कहा, अंडरस्कोप मुझे लगता है ये सवाल तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए, वह तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, मेरे साथ शादी करके सुखी जीवन व्यतीत कैसे करेंगे? वो आपके साथ सुखी जीवन व्यतीत कर लेंगे, आप परेशान मत होइए, लगता है पापा को थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए वो उठकर चले गए। अंगद ने आराधना को जवाब देते हुए कहा। आराधना बोली, अंडरस्कोप जब तक आपके पापा पूरी तरीके से शादी के लिए तैयार नहीं होते यह शादी नहीं होगी। धनंजय इरिटेट होता हुआ बोला, अंडरस्कोप अब ये सब मुझे नहीं पता, आप जानो पापा जाने, पापा ने हमसे राय मांगी और हमने उनके लिए आप पसंद आ गई, अब जब आप दोनों को सही लगे तब हमें बता देना, हम शादी की तैयारी करवा देंगे। धनंजय ने फिर धरा की तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोप तुमने नाश्ता कर लिया? धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। धनंजय ने धरा की कलाई पकड़ी और उसे दीवान महल से बाहर ले गया। वही अंगद भी ऑफिस जाने के लिए रेडी था। अंगद ने भी झुककर अनिका के बालों को चूमा और उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्कोप आज लंच देने तुम आ जाना। अनिका ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अंगद ने एक बार फिर अनिका के बालों को चूमा और चला गया। अंगद को ऐसे देखकर यज्ञ का मन भी यामिनी को किस करने का कर रहा था, लेकिन वह जानता था अगर उसने यामिनी को किस किया तो यामिनी सबके सामने उसकी इज्जत का फालूदा निकाल देगी, इसलिए उसने अपना मन मार लिया और यश को ही किस करके चला गया। वही दिव्यांशी और देव दिन दुनिया से बेखबर बातें कर रहे थे। दिव्यांशी के दिल में देव के लिए सीटियां तो बहुत पहले बज गए थी, लेकिन देव दिव्यांशी की फीलिंग से बेखबर था। वही महारानी परी जो कि आराधना के रूप में वहां बैठी हुई थी, वह दिव्यांशी और देव दोनों को देख रही थी। उनके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। महारानी परी ने चुटकी बजाई और देव के शरीर में एक हल्का सा कट छोड़ा गया। देव ने भी महसूस किया कि महारानी परी ने कुछ गड़बड़ की है। देव ने महारानी परी की तरफ देखकर मन ही मन कहा, अंडरस्कोप क्या किया आपने? महारानी परी ने कहा, अंडरस्कोप तुम्हारी कोई एक शक्ति मैंने कम कर ली। देव ने मन ही मन पूछा, अंडरस्कोप कौन सी शक्ति? महारानी परी ने भी मन ही मन जवाब दिया, अंडरस्कोप ये जो तुम सबके दिल की बात है सुन लेते हो, वह शक्ति, मैं नहीं चाहती तुम अब किसी के दिल की बात सुन सको। देव ने हाथ बांधकर महारानी परी की तरफ हल्के गुस्से में देखा और पूछा, अंडरस्कोप आपको मेरी शक्ति से क्या प्रॉब्लम है? क्यों खत्म किया आपने? इस पर महारानी परी ने कहा,
अंडरस्कोर क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। अंगद के दिल में क्या है? धनंजय के दिल में क्या है? और यज्ञ के दिल में क्या है? तुम सब कुछ जान चुके हो, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इस शक्ति की जरूरत है, इसलिए मैंने ये शक्ति तुमसे वापस ले ली। देव ने कहा। अंडरस्कोर और मुझे शक्ति की जरूरत पड़ी तो नहीं पड़ेगी, महारानी परी ने भी जवाब दिया। देव ने कहा। अंडरस्कोर और आप मुझे ये शक्ति कब तक वापस नहीं करेगी? महारानी परी ने कहा। अंडरस्कोर जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक तो तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस नहीं करूंगी, जब मैं इस घर से परलोक चली जाऊंगी तब तुम्हें सारी शक्तियां तुम्हें वापस देकर जाऊंगी। देव ने फिर से बच्चों की तरह मुंह बनाकर मन ही मन कहा। अंडरस्कोर ये तो चीटिंग है महारानी परी। महारानी परी ने भी मन ही मन मुस्कुरा कर कहा। अंडरस्कोर देव कुछ बातों को जादू से नहीं जानना चाहिए, बल्कि महसूस करना चाहिए, बस समझ लो मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें तुम महसूस करो। देव को महारानी परी की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने महारानी परी की बात मानकर कहा। अंडरस्कोर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जब जाएंगी तो मेरा जादू मुझे वापस दे जाना। महारानी परी ने मुस्कुराकर पलकें झपका दी और देव फिर से दिव्यांशी से बातें करने लगा। महारानी परी भी मन ही मन बोली। अंडरस्कोर देव मैं नहीं चाहती कि तुम जादू से दिव्यांशी के दिल की हालत समझ लो, मैं चाहती हूँ तुम्हें दिव्यांशी का प्यार नजर आए, तुम दिव्यांशी के प्यार को महसूस करो। दिव्यांशी जो बोलती नहीं तुम उसकी आंखों में पढ़ लो, ये प्यार के जादू से तुमने सबकी जिंदगी में बवाल मचा रखा है, तो थोड़ा सा बवाल तुम्हारी जिंदगी में भी मचना चाहिए। तुमने जो सबके रास्ते में कांटे बिछा रखे हैं, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे प्यार के रास्ते में कितने कांटे मिलेंगे और उन कांटों को तुम्हें पार करना होगा। अभी तो तुम्हारे प्यार की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे तुम प्यार के राह पर चलोगे, वैसे वैसे तुम्हारे टास्क शुरू होते जाएंगे और मैं ये भी जानती हूँ तुम हर टास्क को बखूबी पूरा करोगे। वही धनंजय ने गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर रोकी और धरा को देखकर कहा। अंडरस्कोर जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, खुद की पहचान बनाओ, इस छोटे से रेस्टोरेंट को बुलंदियों पर ले जाना तुम्हारे हाथ में है। धरा ने धनंजय की ओर हैरानी से देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। धरा की मुस्कुराहट देखकर धनंजय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। धनंजय ने पूछा। अंडरस्कोर क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? धरा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा। अंडरस्कोर आपने पहले ही मुझे सेटल रेस्टोरेंट दिया है, ऊपर से आप कह रहे हैं मैं इसे बुलंदियों पर लेकर जाऊं, ये पहले ही बुलंदियों पर है और क्या मैं इसे स्वर्ग में ले जाऊं? ये सुनते ही धनंजय के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। धनंजय ने हंसते हुए कहा। अंडरस्कोर तुम मुझे ताने मार रही हो? धरा कुछ नहीं बोली। धनंजय प्यार से धरा को देख रहा था। उसने अपना एक हाथ धरा के गाल पर लगाया और अपने होंठ धरा के माथे पर रख दिए। धरा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और तभी धनंजय ने गाड़ी के बाहर देखा तो हर्षिता कपूर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर धनंजय के मुंह से गुस्से में निकला। अंडरस्कोर ये औरत मर क्यों नहीं जाती? धनंजय के मुंह से ये सुनकर धरा ने हैरानी से धनंजय को देखा, तो धनंजय अपनी बात सही करता हुआ बोला। अंडरस्कोर अरे तुम्हें नहीं उसे कह रहा हूँ। धरा ने पलट कर देखा तो हर्षिता कपूर बड़े स्टाइल में रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। उद्धरण चिन्ह।